अच्छा, लास्ट टाइम जो है वो हमने शुरू किए थे वो प्रूव करने, जो ठीक है। तो आपको जो है मैंने कुछ 2 करवाए थे शायद उस दिन। एक मैंने करवाया था स्टीफन लॉ वाला और एक वीन्स लॉ वाला। ये 2 जो हैं वो आपको करवा दिए थे। आज लेक्चर नंबर क्या है? ये 12 है। अच्छा, आज जो है वो हमने रिलीजन, एक ये भी हमारे पास फार्मूला था, इसकी रिडक्शन देखनी है किससे? प्लांक्स लॉ से। तो फ्रॉम प्लांक्स लॉ। ठीक है, तो इसमें हम फिर वो उसी तरह ही क्या करेंगे, प्लांक लॉ को यूज़ करेंगे जो उसका मेन फार्मूला है, और उसमें से रिलीजन लॉ जो है उसको डिड्यूस कर लेंगे। तो हमारे पास जो स्पेक्ट्रल एडियंसी है प्लांक्स लॉ के मुताबिक आर ऑफ लैम्डा वो 2 पाई सी स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई लैम्डा 5 1 ओवर ई की पावर एच सी लैम्डा के बी टी -1 के बराबर है। ये हमारे पास मेन इक्वेशन है। ठीक है, अब इस इक्वेशन के अंदर ये वाला ये जो फैक्टर आ रहा है एच सी ओवर लैम्डा के बी टी, इसको मैं एक्स के बराबर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। ठीक है, तो पुट एक्स इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा के बी टी, इसके बराबर रख देता हूँ। अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट करता हूँ, तो ये आर ऑफ लैम्डा जो है ये मेरे पास हो जाएगा 2 पाई सी स्क्वायर एच लैम्डा 5 1 ओवर ई की पावर एक्स -1। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर ये किसके लिए था? लॉन्ग वेवलेंथ के लिए था। आपको अगर याद हो, ये जो कर्व में फिटिंग आती थी, किस पे फिटिंग आती थी? इसकी लॉन्ग वेवलेंथ पे आती थी। ठीक है, तो अगर लॉन्ग वेवलेंथ वाली मैं कहूँगा वेवलेंथ इतनी लॉन्ग हो रही है कि वो इनफाइनाइट हो रही है। ठीक है, इफ़ लैम्डा गोज टू इन्फिनिटी, अगर मैं कहता हूँ कि लैम्डा जो है वो इन्फिनिटी तक चला जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है, तो फिर इस सूरत में एच सी ओवर लैम्डा के बी टी तो 0 की तरफ मूव करेगा, क्योंकि ये इन्फिनिटी इधर आएगा तो एच सी ओवर 0 गोज टू 0 की तरफ चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर अब मैं ये वाली जो एक्सपेंशन है इसको ओपन करूं, ठीक है, आई विल ओपन इट। कैसे? e की पावर x हमें पता है कि 1 + x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल आपको समान के बराबर होती है। ये पता है आपको इस लिमिट का। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर ये कंडीशन लूँ कि x बहुत स्मॉल है, फॉर वेरी स्मॉल x, कि x की वैल्यू जो है वो बहुत स्मॉल है, तो अगर x की वैल्यू बहुत स्मॉल है तो फिर जो हायर टर्म्स हैं ये वाली, ये तो 0 हो जाएंगी और पीछे रह जाएगा ई एक्स 1 + x के बराबर। ठीक है, अब ये ई एक्स की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो इसके लिए मुझे पहले ई एक्स -1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ई एक्स -1 जो है वो x के बराबर हो जाएगा, तो ये वैल्यू इधर पुट कर दे, तो आर ऑफ लैम्डा जो है, ठीक है, आर ऑफ लैम्डा जो है ये हमारे पास आ जाएगा 2 पाई सी स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई लैम्डा 5 1 ओवर x। मैंने ई एक्स -1 की जगह पे क्या रख दिया? x को पुट कर दिया, मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अब आप देखें कि इसमें x की वैल्यू पुट करें
तो आर ऑफ लैम्डा 2 पाई सी स्क्वेयर एच लैम्डा 5। अब 1 ओवर एक्स, अब एक्स की वैल्यू कितनी है, एच सी ओवर लैम्डा के बी टी, ये वैल्यू है। ठीक है, तो अब इसमें जो कुछ कटिंग हो जाएगी, ये सी स्क्वेयर कटेगा, सी से एच कटेगा, एच से, तो ये सारी कटिंग करने के बाद हमारे पास आर ऑफ लैम्डा किसके बराबर आ जाएगा, 2 पाई सी के बी टी ओवर लैम्डा 4। और यही क्या है, दिस इज रेलेजेंस लॉ। तो यही आपके पास रेलेजेंस लॉ है। तो आप देख लेंगे आपने सिंपली जो है वो प्लांक्स लॉ को लगाकर रेलेजेंस लॉ जो है उसको कैलकुलेट कर लिया। ठीक है जी। नो अब जो है वो एक और वीन्स का एक और फार्मूला भी है, उसको भी ज़रा हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। वैसे मैंने वीन्स का पहले भी कैलकुलेट किया है, वो लैम्डा मैक्सिमम मल्टीप्लाई बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट वाला था। वीन्स का एक दूसरा फार्मूला भी है जो कि है C1 लैम्डा की पावर -5 ई की पावर -C2 और लैम्डा टी वाला, वो वाला भी हमने ज़रा कैलकुलेट करके देख लें इसी प्लांक्स लॉ से। Deduction of Wien's law from Planck's law। ये लास्ट वाला जो है वो हमारा जो रह गया एक फार्मूला। अच्छा, इधर फिर आपको प्लांक्स लॉ यूज करना पड़ेगा। आर ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई सी स्क्वेयर एच ओवर लैम्डा 5 1 ओवर ई की पावर एच सी लैम्डा के बी टी -1। ठीक है, अब इसके अंदर मैं कहता हूं कि C1 ये वाला पूरा 2 पाई सी स्क्वेयर एच C1 के बराबर है। ठीक है, ये वाली पूरी टर्म C1 के बराबर है, और C2 जो है वो बराबर है एच सी ओवर के बी के, यानी कि ये एच सी ओवर के बी। तो अब ये आर ऑफ लैम्डा मेरे पास क्या बन जाएगा, ये आर ऑफ लैम्डा मेरे पास बन जाएगा C1 ओवर लैम्डा 5, C1 ओवर लैम्डा 5 ओवर ई की पावर C2 ओवर लैम्डा टी -1, ये बन जाएगा। अब आपको पता है कि वीन्स लॉ किसके लिए सेटिस्फाई होता था, वीन्स लॉ किसके लिए सेटिस्फाई होता है, शॉर्ट वेवलेंथ के लिए। वीन्स लॉ सेटिस्फाई होता है शॉर्ट वेवलेंथ के लिए, और रेलेजेंस लॉ किसके लिए सेटिस्फाई होता है, लॉन्ग वेवलेंथ के लिए। ठीक है, तो अगर ये शॉर्ट वेवलेंथ के लिए होता है तो मैं कहूँ कि फॉर शॉर्ट वेवलेंथ, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास शॉर्ट वेवलेंथ है, तो इस शॉर्ट वेवलेंथ के लिए ई की पावर C2 ओवर लैम्डा टी, ये जो फैक्टर आ रहा है इस इक्वेशन के अंदर, मैं कहता हूँ कि ये मच ग्रेटर देन 1 है अगर शॉर्ट वेवलेंथ है। तो ये वाला फैक्टर 1 से बड़ा है। अगर ये वाला 1 से फैक्टर बड़ा है तो इस -1 के ऊपर डोमिनेट कर जाएगा, यही बात है ना। अगर ये 1 से बड़ा है तो फिर इस -1 के ऊपर ये डोमिनेट कर जाएगा, तो ये डोमिनेट कर जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, आर ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू C1 ओवर लैम्डा 5 और 1 ओवर ई C2 ओवर लैम्डा टी, ये आ जाएगा। वो -1 क्या हो जाएगा, वो निगलेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इससे बहुत बड़ा है, 1 से बड़ा, तो 1 की तो ज़रूरत ही नहीं है, उसको उसके अंदर ही आ गया 1 डोमिनेट कर। तो ये आर ऑफ लैम्डा आपके पास आ जाएगा C1
लैम्डा माइनस 5 ई की पावर माइनस C2 ओवर लैम्डा टी। तो यही हमारे पास फार्मूला है किसके लिए, वीन्स का फार्मूला है वो जो इस फॉर्म के अंदर लिख दें। तो ये मैंने आपको जो है ये सारे फार्मूले जो हैं ये करवा दिए। अब ये वाला जो चैप्टर है आपका ये कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये जो क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन वाला चैप्टर था। अच्छा, अब जो हमने लेक्चर स्टार्ट किए थे यूट्यूब पे वो ग्रुप वेलोसिटी से किए थे। आज भी मैंने 2 लेक्चर सुबह शेयर किए हैं जो कि पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के ऊपर जाकर ख़त्म होते हैं, ठीक है। तो मैंने अब जो है उससे पहले जो ग्रुप वेलोसिटी से पहले जो था वो कुछ पोर्शन जो है वो आपको पढ़ाना है, ठीक है। और उसके बाद जो आज मैंने वो शेयर किए हैं 2 लेक्चर जो पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पे ख़त्म होते हैं, उसके बाद एक्स रेज रहती हैं, उसमें एक्स रेज भी मैंने डिस्कस करनी है। और दूसरा हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है उसका प्रूफ देखना है, जो टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव वो भी रहती है, ठीक है। तो अब मैं जो है ये जो चैप्टर नंबर 3 है जिसके अंदर आपने ग्रुप वेलोसिटी से शुरू किया था, इसका वो मैं शुरू करने लगा हूँ। इस चैप्टर का नाम है वेव नेचर ऑफ मैटर। चैप्टर नंबर 3 वेव नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। तो अभी जो इससे पिछला चैप्टर है उसके अंदर हम ये स्टडी करते रहे हैं कि जो रेडिएशन है उसकी ड्यूअल नेचर होती है, यानी कि रेडिएशन जो है वो एट ए टाइम एज ए पार्टिकल भी बिहेव करती है और एट ए टाइम वो एज ए वेव भी बिहेव करती है। तो हमने ये प्रूव करने के लिए कि जो रेडिएशन है वो एक पार्टिकल है, कौन से 2 एक्सपेरिमेंट स्टडी किए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कोम्पटन इफेक्ट जो है, ये वाले 2 जो है वो हमने स्टडी किए हैं। अब इधर हम चूँकि वेव पार्टिकल ड्युअलिटी होती है, जब आप क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आ जाते हैं तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो है वो वेव पार्टिकल ड्युअलिटी होती है, यानी कि वहाँ पर मैटर जो है वो क्वांटम लेवल के ऊपर एज ए वेव के तौर पर भी बिहेव कर सकता है। मैटर जो है वो क्या कर सकता है एज ए वेव, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स जो होती है वो बेसिकली होती वेव मैकेनिक्स, ठीक है। आप इस लेवल पर मैटर को एज ए वेव के तौर पर ही ले रहे होते हैं, क्योंकि जब आपने पास्टुलेट्स पढ़े हैं क्वांटम मैकेनिक्स के तो उसके अंदर आपने वेव फंक्शन पढ़ा है, पढ़ी थी नहीं ये बात आप उसके अंदर कि वो वेव फंक्शन है। तो वेव फंक्शन यानी कि हम जब माइक्रो लेवल के ऊपर आते हैं तो माइक्रो लेवल के ऊपर पार्टिकल की जो नेचर है उसको एज ए वेव भी लेते हैं। जैसे आप माइक्रो लेवल पर वेव की नेचर को पार्टिकल लेते हैं, वैसे ही आप माइक्रो लेवल के ऊपर मैटर की नेचर को भी पार्टिकल लेते हैं, ठीक है। तो जो एक्सपेरिमेंट होते हैं इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन और डायफ्रैक्शन के, इनमें हम स्टडी करते हैं कि लाइट बिहेव करती है एज ए वेव, ठीक है। यानी कि ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, नंबर 1 इंटरफेरेंस, नंबर 2 डायफ्रैक्शन और नंबर 3 पोलराइजेशन। इन 3 एक्सपेरिमेंट्स के अंदर द लाइट बिहेव एज ए वेव, तो इनके अंदर लाइट जो है वो एज ए वेव के तौर पर बिहेव करती है। और जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कोम्पटन इफेक्ट के अंदर, उनके अंदर लाइट बिहेव करती है एज ए पार्टिकल। इन एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक
इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट लाइट बिहेव एज पार्टिकल। इसमें लाइट बिहेव करती है एज ए पार्टिकल। तो इसका मतलब है कि हम असाइन करते हैं वेव जो एसोसिएटेड होती है माइक्रो पार्टिकल्स के साथ, ठीक है। अब वेव नेचर जो है वो कहाँ पर डिस्क्राइब होती है? अब आप अपने आप को देखें तो आपके साथ तो कहीं पर कोई वेव नज़र नहीं आ रही, कहीं पे आप डिटेक्ट कर पा रहे हैं कि आपके साथ कोई वेव लेंथ है या कोई, या आप वेव की तरह मूव कर रहे हैं। अगर आप वेव की तरह मूव करते हो तो फिर इसके अंदर से बाहर निकल जाए, इस दरवाजे को हम बंद कर दें, तो ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, ठीक है ना। हमें यहाँ पर कोई भी वेव जो है वो महसूस नहीं हो रही। तो हमेशा वेव जो है वो असाइन पार्टिकल के साथ कब की जाती है? जब वो माइक्रो लेवल के ऊपर होता है, यानी कि एटॉमिक लेवल पर। एटॉमिक लेवल पर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके साथ वेव्स जो हैं उनको एसोसिएटेड किया जाता है। यानी कि वेव जो हैं वो किन से एसोसिएटेड होती हैं? वेव्स आर एसोसिएटेड विद माइक्रो पार्टिकल्स, ठीक है। वेव्स आर एसोसिएटेड with माइक्रो पार्टिकल्स। तो वेव्स जो होती हैं वो माइक्रो पार्टिकल्स के साथ एसोसिएटेड होती हैं। तो माइक्रो पार्टिकल्स कौन से होते हैं? मुझे नाम बताएंगे आप? हाँ, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये सारे माइक्रो पार्टिकल्स हैं। यानी कि इन पार्टिकल्स के साथ वेव एसोसिएटेड होती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपके पास अब ये जो क्या है कि वेव ये बिहेव करते हैं एज ए वेव भी और एज ए पार्टिकल भी। यानी कि जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं वो एज ए वेव भी बिहेव करते हैं और एज ए पार्टिकल भी बिहेव करते हैं। माइक्रो पार्टिकल्स बिहेव एज ए वेव as well as पार्टिकल, ठीक है। वेव के तौर पर भी बिहेव करते हैं और पार्टिकल के तौर पर भी बिहेव करते हैं। अब हमने जो है वो ज़रा इसी चीज़ को, हमारा इस चैप्टर के अंदर जो फोकस है वो है जो वेव बिहेवियर है पार्टिकल्स का, उसके ऊपर। तो इससे पिछले चैप्टर पे हमारा किस पे फोकस था? पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन के ऊपर। इस चैप्टर में हमारा फोकस है वेव बिहेवियर ऑफ पार्टिकल के ऊपर। तो अब हमने देखना है द वेव बिहेवियर ऑफ पार्टिकल। तो जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन के, इसके अंदर हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि रेडिएशन जो है वो बिहेव करती है लाइक ए वेव के तौर पर। तो ये एक्सपेरिमेंट आपको एक लॉजिकल प्रूफ देते हैं कि हम ये कह सकें कि कोई चीज़ जो है वो वेव है। यानी कि आप ये एक्सपेरिमेंट्स करें तो हमें ये पता चलता है कि कोई चीज़ वेव है। तो अब अगर हम मैटर को माइक्रो लेवल के ऊपर मैटर को ये प्रूव करना चाहते हैं कि मैटर जो है वो वेव है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? क्या करें? वेव किसी चीज़ को कैसे प्रूव किया जाता है? इंटरफेरेंस डायफ्रैक्शन। इसका मतलब है कि फिर जो ये पार्टिकल्स हैं माइक्रो लेवल के ऊपर, अगर आपने इनको वेव प्रूव करना है तो फिर हमें इनके लिए भी इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन के एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे। और अगर ये उन एक्सपेरिमेंट्स के एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स देंगे तो फिर इसका मतलब है कि माइक्रो लेवल पर जो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन है वो भी एज ए वेव के तौर पर
बिहेव करते हैं और उनके साथ एक वेव जो है वो एसोसिएटेड होती है। ठीक है, तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि मैं एक सेटअप लेता हूँ, एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। ठीक है, वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है, आप देखें कि यहाँ पर एक फिलामेंट है। ये फिलामेंट होती है, इसको हीट अप करें या इसको पोटेंशियल डिफरेंस दें तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेंगे, ये हीट अप होगी। जब कोई मेटल हीट अप होती है तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। ठीक है, तो इस फिलामेंट को हम कोई पोटेंशियल डिफरेंस दे देते हैं 50 किलो वोल्ट का। ठीक है, इसके आगे ये एक स्लिट लगा देते हैं। ठीक है, और इसके आगे यहाँ पर ये एक फोटोग्राफिक फिल्म है, ये डिटेक्टर है। और डिटेक्टर। तो अब जब आप इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस हीटेड फिलामेंट में से प्रोड्यूस होंगे, जब फिलामेंट हीट अप होगी तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, हीटेड फिलामेंट produces electrons which accelerate to slit। अब ये क्या है, डबल स्लिट है, एक ये स्लिट है, एक ये स्लिट है, डबल स्लिट की तरफ एक्सेलरेट करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस का क्या काम होता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करना, चार्ज को एक्सेलरेट करना। तो एक्सेलरेट टू डबल स्लिट्स। ठीक है, अब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले, ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन इनमें से पास करेंगे और पास करने के बाद इस फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर जाकर फॉल करेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन जो है वो पास कर जाएंगे डबल स्लिट्स में से, तो ये इस फ्लोरोसेंट स्क्रीन या फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर स्ट्राइक करेंगे। ये इस तरह की फोटोग्राफिक फिल्म है जैसे टीवी स्क्रीन नहीं होती है, उस टाइप की कोई फोटोग्राफिक फिल्म है। तो एक डायफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो आपको ऑब्टेन होगा ऑन द स्क्रीन, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स जब इस डबल स्लिट में से गुजरेंगे तो गुजरने के बाद जब ये फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर फॉल करेंगे, तो जब ये फॉल करेंगे तो आपको फोटोग्राफिक फिल्म पर एक डायफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन होगा। तो डायफ्रैक्शन क्या है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ वेव, ये वेव की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो द इलेक्ट्रॉन्स produce the diffraction pattern on the photographic film। तो ये एक डायफ्रैक्शन पैटर्न जो है फोटोग्राफिक फिल्म पर करेंगे। तो जब आप इस का एनालिसिस करेंगे इस पैटर्न का, तो ये सिमिलर होगा एक इंटरफेरेंस पैटर्न से। ठीक है, क्योंकि डायफ्रैक्शन भी जो है वो लिमिटिंग केस होती है किसका, इंटरफेरेंस का। तो ये एक इंटरफेरेंस है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या शो कर रहे हैं, इंटरफेरेंस का प्रोसेस। इलेक्ट्रॉन वैसे तो क्या पार्टिकल है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये एक्चुअली कौन सा एक्सपेरिमेंट है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। ये आपने पढ़ा होगा, वेव्स एंड ऑसिलेशन का जो कोर्स आपने पढ़ा होगा फर्स्ट टर्म के अंदर, उसके अंदर आपने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा हुआ है। और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किसी वेव को वेव प्रूव करने के लिए ही किया जाता है, क्योंकि उसमें इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो अब ये जो है ये भी क्या है, ये एक्चुअली कौन सा सेटअप है, ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का ही सेटअप है।
और ये सेटअप ये प्रूव कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन जब इन डबल स्लिट्स के अंदर से गुजरता है तो वो गुजरने के बाद स्क्रीन के ऊपर एक इंटरफेरेंस पैटर्न बना रहा है, और इंटरफेरेंस जो है दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए वेव। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन इज बिहेविंग एज अ वेव। तो यहाँ से ये बात प्रूव हो रही इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप से कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एज ए वेव के तौर पर बिहेव कर रहा है, यानी कि वो इंटरफेरेंस पैटर्न शो कर रहा है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इसका मतलब है कि इट मीन्स इलेक्ट्रॉन आल्सो हैव वेव नेचर। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास वेव नेचर है। ठीक है जी, तो वेव बिहेवियर जो है या वेव नेचर जो है ये सिर्फ लिमिटेड नहीं है इलेक्ट्रॉन्स के लिए। यही एक्सपेरिमेंट जो है उसको रिपीट किया गया किसके लिए, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स के लिए भी। तो जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स को भी जब इस तरह डबल स्लिट्स में से गुजारा गया तो उन्होंने भी ऐसा ही पैटर्न शो किया। तो इसका मतलब है कि जितने माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं वो वेव नेचर शो करते हैं, क्योंकि वो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो जो वेव और पार्टिकल एस्पेक्ट्स हैं किसी भी क्वांटम एंटाइटी के, ये दोनों नेसेसरी हैं फॉर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। आप कभी भी एक एस्पेक्ट जो है उससे, यानी कि अगर आप कहें कि आप सिर्फ पार्टिकल के तौर पर लें किसी चीज़ को, या आप किसी चीज़ को सिर्फ वेव लें, तो हम कभी भी पूरी उस चीज़ की डिस्क्रिप्शन उसके बारे में नहीं बता सके। मैंने जब ये कोर्स शुरू किया था तो उसके इनिशियल में आपको ये बात बताई थी कि एक्चुअली क्वांटम जो है दैट इज़ द एक्चुअल थ्योरी, क्लासिकल इज़ नॉट द एक्चुअल थ्योरी। ठीक है, क्वांटम एक्चुअल है क्योंकि क्वांटम के अंदर ही दोनों एस्पेक्ट्स आते हैं। क्लासिकल के अंदर पार्टिकल होता है, वेव होती है। ये बात याद रखिएगा, क्लासिकल के अंदर पार्टिकल ही होता है और वेव ही होती है। ये जो ड्यूअल कॉन्सेप्ट है ना, ये क्वांटम के अंदर आता है। इसलिए क्वांटम जो होती है वो किसी भी फिजिकल सिस्टम की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जो है वो आपको देती है। लेकिन इसमें एक मसला ये है कि आप कभी भी ये दोनों एस्पेक्ट्स जो हैं, यानी कि पार्टिकल एस्पेक्ट और वेव एस्पेक्ट, इसको एक सिंगल एक्सपेरिमेंट के अंदर रिवील नहीं कर सकते। मतलब मैं एक बंदा कह दी कि मैं पार्टिकल को वेव और पार्टिकल को पार्टिकल एक ही सिंगल एक्सपेरिमेंट में कर लूँ तो ये पॉसिबल नहीं। अगर उसने पार्टिकल को पार्टिकल शो करना है तो फिर उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या कॉम्पटन इफेक्ट देखना पड़ेगा, और अगर उसने पार्टिकल को वेव शो करना है तो फिर उसको डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं है कि एक ही एक्सपेरिमेंट में वो ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली बता दें। उसको अलग से जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो करने पड़ेंगे। तो जो क्वांटम मैकेनिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स जो होती है, इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ठीक है, और जब ये मूव करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो ये जो मूविंग पार्टिकल्स होते हैं, इन मूविंग पार्टिकल्स के साथ वेव जो हैं वो एसोसिएटेड होती हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़ साहब जी। ठीक, शुक्र अलहमदुलिल्लाह। तुम सुनाओ, फिटफाट हो, तबीयत ठीक ने? ओ तुसी बस कहना तुहाडी मेरे नाल गया, तुसी बेफिक्र हो। मैनू याद है तुसी मेरे नाल जाना, बस गल खत्म हो गई है। ठीक है ना? हाँ, जापान वाले का आहो नंबर है वो मेरे को, मैं कर दें। ओके।
ठीक है जी। तो एक ही तो जब पार्टिकल्स जो हैं वो मूव करते हैं, तो वो पार्टिकल्स मूव जब करते हैं तो उन पार्टिकल्स के साथ वेव जो है वो एसोसिएटेड होती है, और जब ये पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं इनके साथ जो वेव्स एसोसिएटेड होती हैं वो वेव्स जो है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती हैं। यानी कि कुछ पॉइंट्स के ऊपर वो जो है वो एक दूसरे को जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती हैं तो सुपर इम्पोज कर देती हैं, वहाँ पर एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, और किसी जगह पर वो एक दूसरे के जो है कैंसिल कर देती हैं एक दूसरे के एस्पेक्ट को। इसका मतलब है कि जब आप पार्टिकल को एज ए वेव लेते हैं तो फिर आप पार्टिकल की लोकेशन के बारे में किसी रीजन के अंदर सर्टेनिटी से नहीं बता सकते। जहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होगी वहाँ पर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, तो हम कहेंगे कि इन जगहों पर जहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है यहाँ पर जो है वो पार्टिकल पाया जा सकता है, और जहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है वहाँ पर चूँकि एम्पलीट्यूड ज़ीरो हो रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर पार्टिकल नहीं पा रहा है। ये फिर कल आगे मैं वो वेव फंक्शन जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको फिर डिस्कस करूँ नेक्स्ट लेक्चर में। जी हाँ हाँ पूछे।